नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अखबारों के पन्नों पर लवलेश तिवारी, मोहित सिंह और अरुण मौर्य की कहानी बॉक्स में छापी गई है। जिन तीनों ने अतीक और अशरफ की हत्या की है, उनकी कहानी या तो किनारे नजर आती है या प्रमुखता में दूसरे नंबर की लगती है। अतीक के कारनामों से पन्नों को भर दिया गया है। जाहिर है पहले भी भरा ही गया होगा और भरा भी जाना चाहिए। जब मार्च के महीने में अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था, बॉक्स आइटम से मेरा मतलब इस तरह से है जैसे यह कोई मामूली जानकारी हो। वैसे जो जानकारियां छापी गई हैं उनसे बहुत कुछ पता नहीं चलता है। सभी अखबारों में थोड़े बहुत अंतर के साथ एक तरह की कहानी छपी है। लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है, मोहित सिंह हमीरपुर का और अरुण मौर्य कासगंज का। तीनों एक दूसरे को पहले से जानते थे या पहली बार घटना स्थल पर मिले? क्या यह पहला अपराध था जिसे तीनों ने साथ मिलकर अंजाम दिया? इसका किसी भी अखबार में साफ उत्तर नहीं मिलता है। जबकि 15 अप्रैल की रात हत्या होती है और हम 17 अप्रैल के अखबारों में छपी जानकारी के आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अखबारों से क्राइम की रिपोर्टिंग खत्म कर दी गई है, जबकि यह उनका मजबूत पक्ष हुआ करता है। अतीक और अशरफ की हत्या कैमरे पर कर दी गई। हत्या करने वाले तीनों वहीं आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसके बाद भी यूपी के किसी अखबार में किसी भी अपराधी के बारे में बहुत डिटेल नहीं छपा। किसी अखबार की रिपोर्ट से नहीं लगा कि बहुत ठोस पड़ताल की गई हो। हमने अमर उजाला, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस से लेकर द वायर की रिपोर्ट में देखा कि इनके बारे में क्या क्या छपा है। उसके आधार पर इनकी प्रोफाइल बनाने की कोशिश की है। लवलेश तिवारी बजरंग दल का सदस्य था या नहीं, छपा है और छाप कर छोड़ भी दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि यह अफवाह है कि लवलेश तिवारी बजरंग दल का सदस्य था। इस पर ध्यान न दें। 22 साल का लवलेश जिस तरह से गोलियां चला रहा था, उससे यही लगता है कि बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के यह संभव नहीं। अखबारों में इसके बारे में जो डिटेल छपा है उससे लगता है कि बहुत मामूली अपराधी है, मगर पिस्टल चलाने के अंदाज से कोई भी समझ सकता है कि यह किसी बड़े गैंग का हिस्सा होगा या खुद पेशेवर अपराधी है। जाहिर है बांदा जिले से आई डिटेल से इन सब की जानकारी नहीं मिलती है। अमर उजाला में छपा है कि हत्याकांड के 6 दिन पहले घर आया था, फिर चला गया। भास्कर में लिखा है 7 दिन पहले आया था। पिता ने कहा है कि उससे कोई संबंध नहीं था। यहां पर यह थ्योरी थोड़ी कमजोर नजर आती है। अब आप आइए दैनिक जागरण की खबर पर। तस्वीर भी देखिए, गले में सांप लिपटा है। जागरण में लिखा है कि यह हनुमान मंदिर में रोज झाड़ू लगाया करता था। कोविड के समय लोगों की बहुत मदद की है। जब लड़की को थप्पड़ मारने के आरोप में जेल गया तब कई लोगों ने चंदा कर उसे छुड़ाया था। एक मामूली आदमी को जेल से छुड़ाने वाले ये कई लोग कौन रहे होंगे, इसका जवाब खोजा जाना चाहिए। इस एक लाइन से लगता है कि उसे कई लोग जानते थे। क्या पता राजनीतिक लोगों ने भी जेल से बाहर कराने में मदद की हो। अगर पिता और भाई के अनुसार यह नशे का आदी था तो नशेड़ी को जेल से छुड़ाने में कई लोग मदद क्यों करेंगे? मदद करने वाले कौन थे? वायर ने लिखा है कि मां कह रही है कि लवलेश हनुमान जी का भक्त था। जागरण ने एक और बात लिखी है, लवलेश तिवारी ने 50 लोगों का गैंग बनाया था। हम अपनी तरफ से इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन अखबार ने जो लिखा है और अगर सही है तब तो यह साधारण बात नहीं है। यूपी पुलिस को तुरंत ही इन 50 लोगों को पकड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि इनके कारनामे क्या हैं। जानना चाहिए कि अखबार ने क्यों लिखा। ऑल्ट न्यूज ने लवलेश तिवारी के फेसबुक पेज से कुछ तस्वीरें निकाली हैं। इन तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी देखी जा सकती हैं। आपसे गुजारिश है कि निष्कर्ष निकालने में जल्दी ना करें, क्योंकि वहां केंद्रीय मंत्री हैं। बस सवाल पूछिए कि क्या यह कार्यकर्ताओं का कोई सम्मेलन था, क्योंकि बंद हॉल की तस्वीर लगती है, या खुला अधिवेशन जैसा था जहां भी कोई भी आ जा सकता था। क्या मंत्री के सामने बैठे लवलेश को वहां मौजूद लोगों में से कोई पहचानता है? अगर हां तो इसकी पहचान किस तरह की रही होगी? क्या यह इतना महत्वपूर्ण कार्यकर्ता रहा होगा कि यहां तक पहुंच गया? यह सब जांच का विषय होना चाहिए। जागरण ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि लवलेश खुद को बजरंग दल का जिला सह सुरक्षा प्रमुख बताता था। हम नहीं जानते कि इस तरह का पद होता भी है या नहीं। कोई यूं ही बताता फिरेगा कि वह बजरंग दल का जिला सुरक्षा प्रमुख है। किससे बताता होगा और क्या यह कभी बजरंग दल के वहां के नेताओं को पता चला था?
जागरण ने खबर के आखिर में लिखा है कि बजरंग दल के जिलाध्यक्ष अंकित पांडे का कहना है कि लवलेश हमारे संगठन का सदस्य नहीं था, कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी नहीं था। उम्मीद है अखबार अपनी आगे की रिपोर्ट में इस पहलू को लेकर और पड़ताल करेगा, मगर आज के अखबार में यह बात बहुत जरूरी तथ्य के रूप में नहीं छापी गई है। द वायर के लिए आलिशान जाफरी ने लवलेश के साथ दिख रहे बजरंग दल के नेता से बात की, मगर इस नेता का नाम नहीं छापा गया है। हम फिर से बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने इसे अफवाह बताया है कि लवलेश बजरंग दल से जुड़ा था। हत्या करने वाले कौन हैं, इसकी जांच यूपी सरकार करा रही है, सत्य सामने आ जाएगा, यह विश्व हिंदू परिषद ने कहा है। द वायर की रिपोर्ट में बजरंग दल वाले ने बताया है कि वह 15 दिन पहले बर्थडे पार्टी में लवलेश से मिला था, उसे लंबे समय से जानता है। यह बहुत अहम जानकारी है। किसकी बर्थडे पार्टी थी, उस बर्थडे पार्टी में कौन कौन लोग मौजूद थे, पुलिस चाहे तो इस बर्थडे पार्टी की सारी जानकारियां निकाल सकती है। तस्वीरें भी होंगी ही और वीडियो भी हो सकता है। द वायर से बात करने वाले बजरंग दल के सदस्य ने कहा कि मीडिया जिस तरह से लवलेश के बारे में रिपोर्ट कर रहा है वैसा नहीं था। काफी धार्मिक व्यक्ति था और अच्छा दोस्त था। हम खुद इस घटना से सदमे में हैं। दैनिक भास्कर ने भी गांव के लोगों के बयान के आधार पर लिखा है कि 2014 में बजरंग दल में शामिल हो गया था। उसके बाद से तो वो प्रदर्शन धरने में भी शामिल होने लगा। उसके परिवार वाले इस बात के खिलाफ थे, लेकिन लवलेश इन बातों की चिंता नहीं करता था। अगर ऐसा है तब धरना प्रदर्शन में बैठे हुए उसकी तस्वीरें हो सकती हैं। उसकी इन गतिविधियों से जुड़ी तस्वीरें होनी चाहिए। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि उसे नेता बनने का शौक था, तब तो ऐसी तस्वीरें जरूर रही होंगी। जिस घर में लवलेश के पिता किराए पर रहते हैं, उसके मालिक का कहना है कि उन्हें भी हैरानी हो रही है कि लवलेश ने ऐसा कहा। हम अतीक अहमद के अपराध के कितने किस्से जान गए हैं, मगर लवलेश कैसे अपराधी बन गया अभी तक कितना कम जानते हैं। इतनी सुरक्षा अभिरक्षा में जिस माफिया को घुमाया जा रहा हो, उसके बीच 3 लोग घुसाएं और गोली चला दें, यकीन नहीं होता। हो भी सकता है कि इन्हीं तीनों का दिमाग रहा हो, लेकिन यह सवाल जवाब तो मांगता है कि लवलेश जिस अंदाज से पिस्टल चला रहा है, उससे यही लगता है कि वह किसी मजबूत गैंग का हिस्सा है, उसे किसी तरह का प्रशिक्षण हासिल है। हम गोली चलाने और हत्या से जुड़े दृश्य नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि YouTube इसकी इजाजत नहीं देता है, और यह सही भी है। लवलेश किसका मोहरा है? क्या वह कोई मास्टरमाइंड है जो सामने नहीं आ रहा है? क्या कभी यह देश जान पाएगा? लवलेश तिवारी के परिवार का बयान भी अजीब है। एक बयान है वो बेरोजगारी के कारण हताश था, पिता की बात नहीं सुना करता था। एक जगह छपा है 6 दिन पहले आया, नहाकर चला गया। इसका मतलब आता जाता रहा होगा। हो सकता है कि इतनी बड़ी घटना के बाद पिता ने खुद को किनारे कर लिया हो। ध्यान रखना चाहिए कि परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग बातें करते हैं, इसलिए हम पिता की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। हम बस यही सवाल कर रहे हैं कि घर और मोहल्ले में क्या इसकी किसी भी तरह की धाक रही होगी? इसके संबंध राजनीतिक और धार्मिक संगठनों से हो सकते हैं, है भी या नहीं। तीनों हत्यारों के परिजन पहले ही कर चुके हैं किनारा। अमर उजाला की हेडिंग अपनी जगह सही हो सकती है, मगर यह बहुत ही विचित्र संयोग है। तीनों के परिवार वाले एक ही तरह की बात करते नजर आते हैं। द वायर में सनी के बड़े भाई पिंटू सिंह ने मीडिया को बताया कि वह 10 साल से घर नहीं आया है। पिंटू ने कहा, आपराधिक मामलों में उसकी संलिप्तता के कारण हमने उससे नाता तोड़ लिया था। बांदा के लोमर गांव निवासी लवलेश तिवारी के पिता यज्ञ कुमार तिवारी प्राइवेट ड्राइवर हैं। बड़ा माफिया बनने के लिए वारदात को अंजाम दिया, अमर उजाला की खबर है। सूत्रों के अनुसार पुलिस की पूछताछ में तीनों ने कहा कि वह बड़ा माफिया बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तीनों हत्यारों ने कहा कि वह कब तक छोटे मोटे शूटर बने रहेंगे। हो सकता है यही बात हो, मगर इस बात पर हंसी भी आती है। जिस यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात माफिया को चेतावनी दे रहे हों, उस यूपी में कोई इसलिए बेचैन है कि कब तक छोटे मोटे शूटर बने रहेंगे। मतलब एनकाउंटर कर दिए जाने की इतनी खबरों के बीच वो अपना प्रमोशन, और वो भी माफिया के लेवल का, कराना चाहता है ना? कमाल की बात। कई बार लगता है कि इन तीनों के बारे में और जानकारी सामने आनी चाहिए थी, मगर इतने अखबारों को क्या इतनी ही जानकारी मिल पाई? ऐसे व्यक्ति को केवल हत्या के कारण कुछ लोग हीरो बना रहे हैं।
कम से कम भारतीय संस्कृति और संस्कार के मूल्यों का ही सम्मान कर लेते और लवलेश तिवारी में कुछ पारिवारिक खामियां भी खोज लाते। इसी तरह से युवाओं को इस तरफ धकेला जा रहा है। धर्म और हिंसा की राजनीति गली गली में युवाओं की फौज तैयार कर चुकी है। 2 साल पहले फेसबुक पर उसने लिखा था, उसे शराब की तरह हिंदुत्व की आदत है और जो जय श्री राम का नारा नहीं लगाते हैं उनके खून में ही कोई खराबी है। क्या इस बात की कोई भूमिका रही होगी? आपको याद है, नागरिकता विधेयक का विरोध चल रहा था। दिल्ली में शाहीन बाग में महिलाएं कई हफ्तों से धरने पर बैठी थीं। शाहीन बाग से पहले जामिया नगर आता है। यह घटना 30 जनवरी 2020 की है। इसी दिन यह बंदा आता है, हवा में पिस्टल लहराता है, गोली चलाता है। बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है, फिर भी उसे पुलिस का डर नहीं लगता। यह नौजवान जेल जाता है। जेल से बाहर आकर हरियाणा की महापंचायत में शान से बुलाया जाता है और भड़काऊ भाषण देता है, फिर गिरफ्तार हो जाता है। इन 2 घटनाओं को आप लगता है भूल गए। अपराधी बनने की प्रक्रिया बदल गई है। अगर इस प्रक्रिया में धर्म का रास्ता जुड़ जाए तो जिस तरह से अपराधियों ने राजनीति का नुकसान कर दिया, उसी तरह से धर्म का भी नुकसान होगा। लवलेश तिवारी के बारे में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ जानकारी सामने आनी चाहिए। दैनिक जागरण में लिखा है कि दौलत, शोहरत और चारों तरफ अपने नाम का डंका बजाने की सनक में वह खुद को स्वयंभू डॉन कहलाना पसंद करता था। महाराज लवलेश तिवारी ब्रैकेट में चूचू के नाम से बनी फेसबुक आईडी उसके विचारों को बयान करती है। जय दादा परशुराम, जय लंकेश, हम शास्त्र वाले ब्राह्मण नहीं शस्त्र वाले ब्राह्मण हैं लिखने वाले लवलेश तिवारी ने कई ऐसी पोस्ट की है जिसमें उसने खुद को डॉन कहा है। चूचू डॉन बनना चाहता था। खुद को शास्त्र वाला नहीं शस्त्र वाला ब्राह्मण कहता था, लेकिन शस्त्र का लाइसेंस तो रख लेता। उसे इतना तो पता होना चाहिए कि अब संविधान से यह देश चलता है, वहां शस्त्र आप केवल लाइसेंस के बाद ही रख सकते हैं, ब्राह्मण होने के नाम पर नहीं रख सकते। मैं तलवार की नहीं पिस्टल की बात कर रहा हूं। यह मूर्ति उस सुमित दलाल की है जिस पर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या का आरोप था। यह मूर्ति सुमित के गांव में ही लगा दी गई है। भीड़ की हिंसा के दौरान ही सुमित की मौत हो गई थी। दिसंबर 2018 में गौकशी की अफवाह फैलने के बाद भीड़ ने जबरदस्त हमला बोला था। थाने और पुलिस को भी नहीं छोड़ा और इसी भीड़ में से किसी ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी। इस घटना के एक आरोपी का यह पोस्टर है। योगेश राज जब जमानत पर बाहर आया तो फूल मालाओं से स्वागत हुआ। वो चुनाव भी लड़ा, धार्मिक नारे भी लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगेश राज को पिछले साल जनवरी में सरेंडर करना पड़ा था। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले में 40 से अधिक लोग आरोपी हैं। इन आरोपियों के घर पर तुरंत बुलडोजर नहीं चला, ना ही गोदी मीडिया ने कभी चलाने की मांग की। यह उदाहरण इसलिए दिया कि क्या धार्मिक और सामाजिक समर्थन से ये नौजवान हिंसा और अपराध की दुनिया में धकेले जा रहे हैं। यूपी पुलिस अरुण मौर्य के गांव पहुंची है। अरुण का यह घर बता रहा है कि अपराध की दुनिया को नौजवान कहां से मिल रहे हैं। अरुण मौर्य कासगंज के कादरवाड़ी गांव का रहने वाला है। इसकी कहानी में यह कहानी है कि अरुण मौर्य भी कभी गांव नहीं आता था। इसके परिवार वाले भी पुलिस देखकर फरार हो गए। अमर उजाला ने छापा है कि उसके पिता गोलगप्पे का ठेला लगाते हैं। इसकी भी कहानी में यही बात है कि 6 महीने पहले घर आया था, 3 दिन तक रुककर चला गया। यह दूसरा अंतर विरोध है। अमर उजाला ने कासगंज के अरुण पर रिपोर्ट की है। यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। घर है, इसका नाम अलग अलग छपा है। अब आइए मोहित सिंह पर। इसका नाम अलग अलग छपा है, कहीं सनी तो कहीं शनि सिंह तो कहीं मोहित तो कहीं रोहित। पुलिस ने सनी पुराने बताया है। सनी सिंह हमीरपुर का रहने वाला है। अरुण कुमार मौर्य कासगंज का रहने वाला है। सनी पर तो 16 मामले दर्ज हैं लूट और अवैध वसूली के। यह सुंदर भाटी गैंग का शूटर बताया गया है एक रिपोर्ट में। योगी राज में यह गैंग शूटर रख रहा है, गैंग चला रहा है, यह तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। एक बात और है, इन तीनों में अपराध की दुनिया का अनुभव मोहित सिंह का ज्यादा है। उसे पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर से जोड़ा जा रहा है, मगर सारा फोकस लवलेश तिवारी पर भी है। इन तीनों की कहानी में कुछ बातें कॉमन हैं। तीनों घर या गांव नहीं जाते थे, मगर 3 में 2 के घर आने और ठहरने की भी खबरें छप गई हैं। तीनों के माँ बाप गरीब हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तीनों अलग अलग जिलों के हैं। सवाल है कि इनके पास पिस्टल कहां से आई 7 लाख की? उसके लिए पैसा कहां से आया? क्या कोई चौथा भी है जिसने इन तीनों को मिलाया, पिस्टल की सप्लाई की? क्या कोई पुलिस के भीतर का कोई है जो इसमें शामिल हो सकता है?
कपिल सिब्बल के सवाल भी गूंज रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी तब रात के 10 बजे क्यों ले जाया गया? मीडिया को क्यों करीब आने दिया गया? 7 लाख की पिस्टल कैसे मिली? गोली चलाने में दक्ष और हत्या के बाद तीनों का आत्मसमर्पण कर देना। क्या वो चौथा ऐसा है जो सिस्टम के भीतर है, सिस्टम से जुड़ा हुआ है और जिससे जुड़ा है माफिया को बचाने वाला तंत्र है? उम्मीद है 2 महीने बाद जब जांच रिपोर्ट आएगी इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।